हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना। भारत में आधुनिक लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में प्रथम कदम के रूप में 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना को माना जाता है। बाद में बंगाल सरकार ने बंगाल आयरन वर्क्स का अधिग्रहण कर उसका नाम जो है बराकर आयरन वर्क्स कर दिया है। अब देखिए टिस्को की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में, टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। यह भारत का वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात कारखाना को अधिक प्राथमिकता दिया गया था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि धौलागिरी पर्वत चोटी से संबंधित सही तथ्यों का चयन करें। तो देखिए 32 का जो राइट आंसर होगा ये होगा 32 का ए ऑप्शन, यानी 1, 3, 4, 1, 3, 5। तो देखिए धौलागिरी पर्वत चोटी जो है ये नेपाल हिमालय यानी काली एवं तीस्ता नदी के मध्य के हिमालय में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1, 3 और 5, यानी नेपाल हिमालय में है और ये जो है बृहद हिमालय में, और जो है ये 8172 मीटर ऊंचा है, 8172 मीटर ऊंचा, 1, 3, 5। तो देखिए ध्यान रखना है कि धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद हिमालय में स्थित है। धौलागिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई लगभग 8172 मीटर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है सेनकोटा गैप निम्न में से किन दो नगरों को जोड़ता है। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि सेनकोटा गैप तमिलनाडु के मदुरई शहर तथा केरल के तिरुवनंतपुरम शहर को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई एवं पुणे को, और थाल घाट दर्रा मुंबई एवं नासिक को। पाल घाट दर्रा जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, यानी नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बन द्वीप कहाँ है। पम्बन द्वीप कहाँ है, ठीक है। तो देखिए पम्बन द्वीप जो है यह है मन्नार की खाड़ी में। तो देखिए पम्बन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पम्बन द्वीप राम सेतु अथवा आदम ब्रिज का ही भाग है। अब पम्बन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। पम्बन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप या आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक द्वीप है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी निम्न में से कौन सी है। 35 का होगा बी ऑप्शन, यानी चिनाब। तो देखिए चंद्रा एवं भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी नदी चिनाब नदी है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जो है हिमाच्छादित चोटियां हैं। झेलम एवं रावी नदियां ये चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम एवं रावी, चिनाब नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राजस्थान का कोटा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर बसा है। तो 36 का होगा ए ऑप्शन, यानी चंबल। तो राजस्थान का कोटा शहर चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर भी चंबल नदी के तट पर बसा है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर शहर ये गोमती नदी के तट किनारे बसे शहर हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 37।
क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 है कि चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो 37 का होगा सी ऑप्शन यानी राजस्थान। चांदी के लिए प्रसिद्ध जावर क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। जावर जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिला में स्थित एक कस्बा है। भारत में चांदी के लिए प्रसिद्ध अन्य स्थान कर्नाटक में चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश में कुडपा, गुंटूर एवं कुर्नूल क्षेत्र जो है तथा उत्तराखंड का अल्मोड़ा क्षेत्र है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है। भारत की जो स्थल सीमा है ये कितने देशों से लगती है। 38 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा अफगानिस्तान पीओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। भारत की स्थल सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ लगती है। अब देखिए कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के साथ लगती है। यह सीमा मात्र 106 किलोमीटर की सीमा है। यह सीमा डुरंड रेखा से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारत के 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो देखिए म्यांमार के साथ भारत के जो 4 राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं वो है अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। भारत एवं म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 1643 किलोमीटर की है। अब देखिए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी यानी सैन फ्रांसिस्को। गद्दार पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में, कब, तो वर्ष 1913 में हुई थी। अब देखिए गद्दार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। गद्दार पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। गद्दार पार्टी के अन्य संस्थापक नेता जो थे ये थे लाला हरदयाल, लाल ठाकुरदास, पंडित काशीराम, केसर सिंह और सोहन सिंह भाखना। गद्दार पार्टी द्वारा गद्दार नाम का समाचार पत्र भी निकाला जाता है, ठीक है। और गद्दार पत्र सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी। गद्दार पत्र बाद में गुरुमुखी लिपि यानी पंजाबी भाषा, हिंदी, गुजराती, पश्तो तथा अंग्रेजी भाषा में भी निकाली गई थी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1924 ईस्वी का बंगाल ताकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो देखिए 41 का होगा ए ऑप्शन यानी मंदिर में भ्रष्टाचार। तो देखिए 1924 ईस्वी में बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन ये मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ठीक है। तो 1924 ईस्वी में बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन है ये जो है मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। 1924 ईस्वी का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन मंदिर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चला आंदोलन था। बंगाल के तारकेश्वर स्थान पर स्थित मंदिर के महंत के भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन तीर्थयात्रियों ने शुरू किया था। तारकेश्वर आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सच्चिदानंद थे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद जी हैं।
स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए ईश्वर की खोज शुरू की। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिलकर उनके शिष्य होकर नए वेदांत के महान अध्यात्मवादी बने। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को पश्चिम विश्व के सामने लाकर उसमें जीवन दर्शन को दिखाया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट संबंधित था। तो देखिए शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह से संबंधित था। बाल विवाह, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम प्रयोजक हर विलास शारदा थे। यह अधिनियम सितंबर 1929 में पारित हुआ था और यह एक्ट 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ठीक है, पारित हुआ 1929 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 1930। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित की गई थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हैं? तो देखिए 44 का राइट आंसर होगा ए, यानी अल हिलाल। तो अल हिलाल जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। अल हिलाल उर्दू भाषा का एक समाचार पत्र था जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकालना प्रारंभ किया था। अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 ईस्वी में शुरू किया गया था। अल हिलाल द्वारा अबुल कलाम आज़ाद का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रसारित करना तथा नवयुवकों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना तथा हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती प्रदान करना था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 45 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में राष्ट्रवाद के विकास के उद्देश्य से स्थापित संस्था थी। मद्रास महाजन सभा का अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय रखते हुए राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण जो है कार्य किया था। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक एम वीर राघवाचार्य जी, सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू थे। मद्रास महाजन सभा की प्रथम बैठक 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक चली थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 46। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? तो 46 का होगा सी, यानी जतिन दास। स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी। जो है यतीन्द्र नाथ दास जो है अथवा जतीन्द्र नाथ दास अथवा जतिन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। जतिन दास हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। जतिन दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल करके अपने प्राण उत्सर्ग कर दिया। ठीक है, तो इसका जो है 46 का राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं कि अब देखिए जतिन दास का जन्म जो है ये 27 अक्टूबर 1904 ईस्वी के कलकत्ता में हुआ था। जतिन दास जी का जन्म 27 अक्टूबर 1904 को कलकत्ता में हुआ था। जतिन दास की मृत्यु लाहौर सेंट्रल जेल में 13 दिसंबर 1929 ईस्वी को हो गई। जतिन दास को 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार करके लाहौर सेंट्रल जेल में डाला गया, जहां 63 दिन के भूख हड़ताल के कारण जतिन दास की मृत्यु हो गई। अब देखिए 47। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा था? तो देखिए 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि। तो देखिए
कि अंतरिम सरकार यानी मंत्रिमंडल 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे में खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के जो अध्यक्ष और अध्यक्ष वायसराय था। इस मंत्रिमंडल का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। 1946 की इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष के साथ विदेश मामले एवं राष्ट्र संघ संबंध विषय के मंत्री थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के प्रधान मंत्रित्व में गठित किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री बनाए गए थे। 1946 से 1947 में गठित दोनों मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री बनाए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस में की गई है। 48 का जो होगा ये होगा सी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की उपेक्षा की गई है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 से भारतीय संविधान राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43A में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने से संबंधित उपबंध 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। वही अनुच्छेद 43B में जो है सहकारी समितियों की अभिवृद्धि से संबंधित उपबंध है। अब चलिए देखते हैं 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है कि विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कि संविधान का अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 171 के खंड 1 में उपबंध है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है किसी भी दशा में जो है 40 से कम नहीं होगी। ठीक है, 40 से कम नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है कि अर्थव्यवस्था में वेबरीज चक्र जो है क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध। तो बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध को अर्थशास्त्र में वेबरीज चक्र ठीक है, वेबरीज चक्र दर्शाता है। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले चक्र को वेबरीज चक्र कहते हैं। इस आरेख में बेरोजगारी क्षैतिज अक्ष पर तथा रोजगार जो है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से मैथ का शुरू होता है, तो मैथ का क्वेश्चन छोड़ना है। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखिए यानी 59 से फिर ठीक है 59। अब देखिए 59 की यदि बात करें
तो कहता है यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए 59 की यदि बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी, गोली से कम। तो देखिए कि यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा जो है, बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होगी। क्या होगी? गोली से कम। अब देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत से बंदूक का जो बंदूक का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग बराबर होता है गोली का द्रव्यमान गुने गोली का वेग। ठीक है, क्या होगा? बंदूक का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग बराबर होता है गोली का द्रव्यमान गुने गोली का वेग। ठीक है, तो याद रखना है कि संवेग संरक्षण सिद्धांत से बंदूक का द्रव्यमान गुने बंदूक का वेग बराबर होता है गोली का द्रव्यमान गुने गोली का वेग। ठीक है, यानी एम भी बराबर क्या होगा? तो एम भी बराबर होगा माइनस में स्मॉल एम भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो एम भी इज इक्वल टू होगा माइनस एम भी, तो भी बराबर होगा माइनस एम भी बाई एम। ठीक है, तो देखिए ऋणात्मक यह बताता है कि बंदूक का वेग पीछे की ओर होगा। देखिए किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्यमान आधी करने पर गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है। वस्तु का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्किन्स का एक सामान्य सूत्र है जो। तो 60 का राइट आंसर होगा सी, यानी CnH2n। तो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे बंधन वाले और संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन का एक सामान्य सूत्र CnH2n होता है और बेंजीन का जो सूत्र होता है होता है C6H6। ठीक है, एसिटिलीन का होता है C2H2 एसिटिलीन। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI इकाई है। तो 61 का राइट आंसर होगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो 61 होगा ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि 2 पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल, ठीक है, आकर्षण बल जो है F बराबर होगा F बराबर आकर्षण बल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टा में r²। ठीक है, जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान जो है क्या होता है, तो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 61 का सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए कि स्मॉल जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रहित और रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को कीटाणु रहित और संसाधनों के ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। अब देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO2
CaOCl इंटू Cl, ठीक है, CaOCl इंटू Cl होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है पानी को कीटाणु रहित करने के लिए रसायनों के ऑक्सीकरण में, कपास की ब्लीचिंग में और ड्राई जो है क्लीनिंग में, अपशिष्ट उपचार संयंत्र में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 तथा ऑक्सी श्वसन के लिए खाली स्थान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो 63 का राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो देखिए कि ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अब देखिए कि ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के रूप में जो है सो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है, ठीक है, परिवर्तित होता है। एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है यानी 64 है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है। तो 64 का होगा ए यानी पीएच पैमाना। तो कहता है कि पीएच पैमाना विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण मापने का जो है, मापने का यह क्या है, तो मापने का पीएच जो है पीएच पैमाना है, ठीक है, पीएच पैमाना। अब देखिए यानी इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना है पीएच पैमाना, ठीक है, पीएच पैमाना यानी 64 का ए। तो ध्वनि की तीव्रता जो है डीबी पैमाना में मानते हैं, ठीक है, मापते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता मापने का पैमाना, ठीक है, यानी OH पैमाना है, OH पैमाना है, ठीक है। अब चलिए देखिए कि pH बराबर क्या होता है। अगर pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 65 का राइट आंसर होगा ए विटामिन बी। विटामिन बी में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यीस्ट द्वारा शर्करा के विलयन का जो है किण्वीकरण किया जाता है, जिसमें एथिल अल्कोहल बनता है। यीस्ट में जाइमेज एंजाइम होता है जिसके द्वारा किण्वीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए कि बहुत से कवक जैसे छत्रक, गुच्छी, लाइकोपर्डोन आदि भोजन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यीस्ट जैसे जो है सेकेरोमाइसीज सेरेविसी डबल रोटी बनाने में काम करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 66 कहता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। सी ऑप्शन आर्कटिक और अनार्कटिक क्षेत्र में। तो मध्यरात्रि सूर्य आर्कटिक और अनार्कटिक क्षेत्र में देखा जा सकता है। ध्रुवीय प्रदेश में लंबी अवधि के दिन और रात होती हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना क्या है, तो बड़ा है, 110 गुना बड़ा है। अब चलिए देखिए कि सूर्य का व्यास जो है यह 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण सूर्य के उदय और अस्त होते हैं। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहते हैं, उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं, मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 खालिस्तान में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता खालिस्तान देश रहा है। तो 67 का जो है ये बी ऑप्शन यानी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए ICC T20 महिला विश्व कप 2023 ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया तथा इस प्रतियोगिता की विजेता ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। तो ICC T20 महिला विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ तथा इस उपयोगिता की विजेता जो ऑस्ट्रेलिया
जो है रहा है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश ने की है। वहीं आईसीसी महिला जो है विश्व कप 2022 की मेजबानी जो है ये न्यूजीलैंड देश ने की है और इस प्रतियोगिता को ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कहता हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया। तो देखिए 68 का जो राइट आंसर होगा, ये 68 का राइट आंसर होगा बी, लूना 25। तो हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत लूना 25 मिशन को लॉन्च किया है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। 1984 में रूस के सोयूज रॉकेट में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले जो है पहले भारतीय नागरिक बने थे। 2004 में अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली का विकास कर भारतीय रॉकेटों द्वारा जो है ग्लोनास उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में प्रशिक्षित किया गया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में गोल्डमैन जो है पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 69 का ए यानी एलेक्जेंड्रा कोरब। तो हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेक्जेंड्रा कोरब जो कि ब्राज़ील को का है, इसे सम्मानित किया गया है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से एलेक्जेंड्रा कोरब को सम्मानित किया गया है और यह जो है ब्राज़ील का है। अब देखिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को जर्मन पीस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। हरि बाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है, इसका ए ऑप्शन। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ये अल्लू अर्जुन को दिया गया है। इस पुरस्कार में उन्हें जो है फिल्म पुष्पा दी राइज के लिए दिया गया। इस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।